नमस्कार। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। अध्ययन की इस श्रृंखला में आज हम क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ ल्हासा की ओर का अध्ययन करेंगे। ये पाठ राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा यात्रा वृत्तांत में रचित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखक का परिचय। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक बहुत अच्छे लेखक थे तथा घूमना इनका बहुत अच्छा शौक रहा है। इन्होंने बहुत जगह की यात्रा की और अपने उस अनुभव को अपने यात्रा वृत्तांत में संकलित किया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। इन्होंने जिन कहानियों की रचना की उनमें वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा प्रमुख है। जिन उपन्यासों की इनके द्वारा रचना की गई उन उपन्यासों में मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री, दिवोदास आदि प्रमुख हैं। मुख्य रूप से इन्होंने यात्रा वृत्तांत ही लिखे हैं और इनके यात्रा वृत्तांत में मेरी जीवन यात्रा, एशिया के दुर्गम खंडों में, किन्नर प्रदेश में आदि। चलिए अब हम जानते हैं कि ल्हासा की ओर पाठ में लेखक ने क्या बताया है। यह पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का वर्णन है। भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेपाल तिब्बत मार्ग। इस यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंपोंग का रास्ता खुला हुआ नहीं था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। अर्थात आज जिस रास्ते से हम तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं, जिस समय लेखक ने यात्रा की थी उस समय वो रास्ता खुला हुआ नहीं था। तब नेपाल के रास्ते ही तिब्बत जाया जाता था। उस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकी और किले भी थे। इन्हीं में चीनी सेना रहती थी, लेकिन अब बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। अर्थात जिन किलों में पहले चीनी सेना रहती थी, अब वहां पर वहां के जो किसान हैं वो ही रहा करते हैं। तिब्बत का सामाजिक जीवन कुछ इस प्रकार से है जिसका कि लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। यहाँ का सामाजिक जीवन भारत से बहुत अलग है। यहाँ पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत आदि ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान लेकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या वह खुद भी जाकर बना सकता है। यहाँ पर लोग चोरी के डर से निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के भीतर नहीं आने देते हैं, वरना आप घर के अंदर तक जा सकते हैं। वहां मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोंगी में मत कर दूध वाली चाय के रंग का बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख कर दिया जाता है। अर्थात वहां पर जो भारत में कुप्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, वो प्रथाएं तिब्बत में बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर औरतें कोई पर्दा नहीं करती हैं। वहां पर अतिथियों को इस बात की छूट होती है कि वो किसी के भी घर में जाकर अपनी चाय स्वयं बना सकते हैं या उस घर की महिला से अपना सामान देकर बनवा सकते हैं। लेखक की यात्रा का प्रारंभ। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय वहां एक तिब्बती आदमी यात्रा करने का कर मांगने आया था। लेखक ने
अपनी और अपने साथी सुमति की पर्चियां उसे दे दी थी। अर्थात लेखक अपने जिस मित्र साथी के साथ, जो कि सुमति थे, उनके साथ तिब्बत की यात्रा के लिए निकले थे। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते से जब एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटे तो उन्हें गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला, क्योंकि उस समय तक लोगों की मानसिकता बदल चुकी थी। लोग शाम को नशा करके अपना होशो हवास खो देते थे। यहाँ पर बदलते हुए समय की विचारधारा का वर्णन किया गया है कि किस तरह से बदलते हुए समय के साथ लोगों के सोचने का ढंग भी बदलता जाता है। पहले लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए भिखारी के वेश में गए थे, लेकिन तब भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन 5 साल बाद जब वो एक भद्र यात्री के, एक अच्छे सज्जन पुरुष के वेश में लौटे तो उन्हें रहने की कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली। भद्र वेश में होते हुए भी उन्हें सबसे गरीब घर में रहने के लिए मिला था, क्योंकि लोगों की विचारधारा में तब तक बहुत परिवर्तन आ चुका था। तिब्बत के डांडों का वर्णन। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण इनके दोनों तरफ दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यहाँ पर डाकुओं का बहुत खतरा रहता है। तिब्बत में कानून की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती है। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लेकर के घूमते हैं। लेखक और उनके साथी सुमति दोनों ही भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए इन्हें डाकुओं का कोई खतरा नहीं था। जहां भी उनको कोई खतरनाक सूरत दिखाई देती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहीं की भाषा में कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। अर्थात लेखक ने जब कोई भी ऐसा व्यक्ति देखते जिससे उनको खतरा होता कि कोई उनको लूट लेगा या कोई उनको मार सकता है, तो लेखक और उनके साथी वहीं पर अपनी एक बिल्कुल भोली सी सूरत बना करके वहां की भाषा में कि दया दया करो, एक पैसा दे दो, एक कहकर भीख मांगने लगते थे। लेखक जब डांडों के ऊपर पहुंचे तब दोपहर हो चुकी थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर ना बर्फ की सफेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली थी। सर्वोच्च स्थान पर, अर्थात जो सबसे ऊंचा स्थान था डांडे में, वहां पर डांडे के देवता का स्थान था। अर्थात वहां पर एक मंदिर था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब लेखक किस तरीके से वहां पर जाकर, जब वो वहां से लौट रहे थे, डांडों से नीचे उतर रहे थे, तब वो किस प्रकार रास्ता भटक गए। अब लेखक को डांडे से नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल आसान थी। लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चलने लगा था। लेखक ने सोचा कि शायद चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। कुछ दूर चलने पर लेखक रास्ता भटक गए, क्योंकि वह एक गलत रास्ते पर चले गए थे। आगे जाकर जब उन्हें पता चला कि रास्ता गलत है, तो वह वापस लौट कर आए। इस प्रकार गलत रास्ते पर चले जाने के कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गए। लेखक के देर से लौटने के कारण सुमति बहुत ही क्रोध में थे। गुस्से के कारण उनका मुंह एकदम लाल हो गया था। लेखक के समझाने पर उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ। यहां से यह लोग अपना सामान पीठ पर लाद कर तिंगड़ी की ओर चल पड़े। तिंगरी का मैदान। तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता है। टापू वो स्थान होता है जो कि बीच में एक ऊंचा स्थान होता है और चारों तरफ जो है वो पानी पानी होता है, उसको टापू कहा जाता है। तो जो तिंगरी का विशाल मैदान था
वो पानी से नहीं बल्कि पहाड़ों से घिरा हुआ था, और बीच में वो जो मैदान था वो ऐसा लगता था कि वो एक छोटा सा बस क्षेत्र है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। इसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों के गंडे बना करके दिए। गंडे अर्थात ताबीज। तो सुमति जो थे वो ताबीज दिया करते थे, वही उनकी जीविका का साधन थे। तो जब वो तिंगरी में पहुंचे तो वहां पर उनके जो भी जान पहचान के लोग थे, उनके परिचित थे, उनको वो गंडे देने लगे थे। वहां से यह लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना चाहते थे। जागीरदारी का प्रचलन, कि तिब्बत में किस तरीके से जागीरदारी है, यह लेखक ने बताया है। तिब्बत में जागीरदारी का प्रचलन है। जागीरदारी मतलब वहां जो है वो जैसे एक छोटे छोटे राजा होते हैं, इस तरीके से वहां के जो लोग थे उनका छोटा छोटा क्षेत्र उनके कब्जे में था। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का काफी बड़ा हिस्सा मठों की देख रेख में है। यह जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर दिया जाता है। अर्थात वहां पे जो मठ है, ठीक है, मठ एक तरीके का आश्रम कह सकते हैं हम। तो मठों के जो मुखिया होते हैं वो भिक्षु कहलाते हैं। तो वहां पर जो जागीरदारी का प्रबंध देखने के लिए आते हैं वो भिक्षु होते हैं, और उन भिक्षुओं को, जो कि मठों के एक तरीके से संरक्षक होते हैं, उन्हें राजा के समान सम्मान आदर दिया जाता है। वहां पर लेखक की और सुमति की किस तरह से मुखिया जो भिक्षु थे उनसे मुलाकात हुई। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े ही सज्जन पुरुष थे। मतलब वहां जो शेखर विहार में लेखक पहुंचे थे, वहां के जो मुखिया थे वो भिक्षु नम से बहुत ही सज्जन पुरुष थे, बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल थे। उनका बात करने का तरीका, उनका दूसरों को अपना बनाने लेने का तरीका लेखक को बहुत पसंद आया था। लेखक को भिकमंगे के वेश में देखकर भी शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से उनसे बहुत प्रेम से मिले थे, क्योंकि लेखक भिकमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे, लेकिन जो भिक्षु नम से थे उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वो भिक्षुक है या कोई वो अच्छा राजा महाराजा है या कोई एक सज्जन पुरुष है। उन्होंने इस सब को नजरअंदाज करके अपने व्यवहार का परिचय देते हुए लेखक से भिकमंगे के वेश में भी बहुत प्रेम से बातचीत की थी। अब वहां पर किस तरीके से लेखक एक बौद्ध मंदिर में पहुंचे थे और उन्हें वहां पर कंजुर की पोथियां मिली थी। यहाँ पर एक अच्छा बौद्ध मंदिर था। बौद्ध मंदिर माने जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक मंदिर वहां पर था, जिसमें कंजुर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। पोथियां का मतलब होता है किताबें। तो उस मंदिर में लेखक को जो बुद्ध के वचन थे उनको संकलित करके हाथ से लिखी हुई 103 किताबें वहां पर रखी हुई मिली, जो मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी गई थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर से कम नहीं था। 15-15 से माने एक तरीके से हम मान सकते हैं 15-15 किलो। लेखक उनको पढ़ने के लिए वहीं पर बैठ गए और उन पोथियों को पढ़ने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सुमति कब अपने यजमानों से मिलने के लिए चले गए। लेखक पहले सुमति को यजमानों के पास जाने से रोक रहे थे, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो वहां से निकलना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने मंदिर में वो पोथियां रखी देखी तो उनका मन जो है वो पोथियों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, और वो उनको पढ़ने में इतनी तल्लीनता से लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुमति जो है वो अपने यजमानों से मिलने के लिए चले गए थे। और जब सुमति वापस लौटे तो लेखक
और उनके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः टिंगरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। अब इस पाठ के हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं जो कि कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पलटन मतलब सेना, परित्यक्त छोड़ा हुआ, राहदारी यात्रा करने का कर, भद्र सज्जन, मनोवृत्ति मन की भावना, छंग एक नशीला पदार्थ होता है, उसे छंग कहते हैं, जो जिसका सेवन तिब्बत में वहां के लोग जो है वो किया करते थे। डांडे ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बती सेना का एक स्थान, श्वेत शिखर बर्फ से ढके सफेद पहाड़ की चोटियां, भीटे टीला, कंडे गोबर से बने हुए उपले, जैसे गाय के और भैंस का जो गोबर होता है उससे जो हम उपले बना लेते हैं जो कि ईंधन का काम करते हैं, उनको कंडे कहा जाता है। गंडा ताबीज, भरिया भार ढोने वाला, थुप्पा सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतला पकाया गया खाद्य पदार्थ, टापू चारों तरफ पानी से घिरा हुआ ऊंचा स्थान, ललाट माथा, पोथियां मतलब किताबें। आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ समझ में आ गया है तो कृपया इस वीडियो को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।